हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर एस एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इम्पल्स ITJE। देखिए, आज आप लोग का एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम उठा के लेके आए हैं जिसका नाम क्या है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड का आपको बेसिसिटी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बहुत से बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि आप इस लेक्चर पर वीडियो बनाएं, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, किसी भी एसिड का बेसिसिटी आप निकालना कैसे सिखाएंगे। मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा किसी भी एसिड का बेसिसिटी कैसे निकाला जाता है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किसी भी एसिड का आप इन फैक्टर कैसे निकाल सकते हो। व्हाट इज द इन फैक्टर। इन फैक्टर में एक इन फैक्टर का पूरा सीरीज बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें आपका इन फैक्टर आपका क्या होगा, एक रिडॉक्स रिएक्शन के लिए भी होगा। इन फैक्टर किसका, सॉल्ट का कैसे निकालते हैं, इन फैक्टर आपका एसिड का कैसे होता है, और इन फैक्टर आपका बेस का कैसे होता है। इन सारे इन फैक्टर को मैं एक सीरीज में कंप्लीट करूंगा। तो आज का लेक्चर जो है वो क्या है कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, या मैं ऐसे बोल दूं किसी भी एसिड का क्या करना है, इन फैक्टर निकालना है। तो आज के लेक्चर में मैंने इन फैक्टर और बेसिसिटी ऑफ एन एसिड को मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप ध्यान से देखेंगे तो व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड का बेसिसिटी का बोलने का मतलब क्या है, ध्यान रखना। कोई भी एक अच्छा एसिड कौन होता है, मतलब कि एक एसिड का इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कोई भी कंपाउंड जितना H+ आयन देगा वो उसका क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है ना। पास में कोई भी कंपाउंड जब H+ लॉस करता है, लूज करता है, तो तुम क्या बोलते हो कि वो एक एसिड है। अगर जो मेरा OH- देता तो उसको क्या बोलते थे, बेस बोलते थे। तो जनरली हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी एसिड क्या करेगा, यहाँ पर H+ क्या करेगा, आयंस को रिलीज करेगा। और H+ के आयन को रिलीज करने का ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बेसिसिटी बोलते हैं। कि नंबर ऑफ द H+ आयन इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड का बेसिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप ये चेक करें कि वो एसिड जो है, वो एसिड कितना H+ आयन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो वो H+ आयन, वो नंबर ऑफ H+ आयन इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोल रहा क्या कि इट इज द नंबर ऑफ द रिप्लेसेबल H+ आयन। वही कहने का मतलब है कितना H+ आयन को वो रिप्लेस कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है, इज व्हाट, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। तो चलिए, तो आप लोगों को पता चल रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एसिड स्ट्रक्चर और रिप्लेसेबल H+ आयन और इन फैक्टर, और ये भी ध्यान रखना है कि बेसिसिटी, एसिड का बेसिसिटी ही वो क्या होता है, इन फैक्टर होता है। मतलब जितना वो कंपाउंड H+ आयन को रिलीज कर रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, बेसिसिटी। साथ ही साथ वो क्या कहलाएगा, इन फैक्टर भी कहलाता है। किसका, सिर्फ और सिर्फ एसिड के लिए मैं बात कर रहा हूं। इन फैक्टर का ये मतलब होता है कि एक कंपाउंड, मतलब एक मॉलिक्यूल्स अगर बात करते हो, या एक मोल बात करते हो, कितना नंबर ऑफ क्या कर रहा है, एक मोल ऑफ एटम्स कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वो उसका क्या कहलाता है, इन फैक्टर कहलाता है। मगर यहां पर जो अगर बात करते हो एसिड का, अगर बेसिसिटी अगर बात करते हो, वो H+ आयन के प्रेजेंस में हम लोग यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मत समझना कि यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हो रहा है, मगर यहां पर तुमको किस फॉर्म में देखना है, H+ आयंस के फॉर्म में देखना है। तो फिलहाल के लिए ये बात ध्यान रखना है कि जो एसिड जितना H+ आयन लूज करेगा वो उसका बेसिसिटी कहलाएगा और उसका इन फैक्टर भी कहलाएगा। अब आपसे क्वेश्चन होता होगा, सर कैसे हम समझेंगे कि वो एसिड H+ लूज करेगा कि नहीं करेगा, और कौन सा H+ लूज होगा। तो एक चीज का ध्यान रखिए, वही एसिड H+ लूज करता है जो हाइड्रोजन डायरेक्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है। जी हाँ, तो ये बात ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एसिड का एग्जाम्पल लूं जिसका नाम क्या है, HCl को अगर मैं देखूं तो आपको पता है कि यहां पर क्या है, HCl में अगर बात देखूं तो तुम बोल सकते हो कि सर HCl में 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर है, और ये H क्लोरीन का हर टाइम में नहीं लेते हैं, मगर यहां पर क्लोरीन को भी देखा जा रहा है, क्लोरीन भी हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है। इसलिए हाइड्रोजन यहां पर क्या है, हाइड्रोजन यहां पर कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन को हम लोग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको मानते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन, और साथ ही साथ क्लोरीन को भी कहीं कहीं पर हम लोग यूज कर लेते हैं। तो यहां पर आपको क्लोरीन देख रहे हो, क्लोरीन के साथ अटैच कौन है, हाइड्रोजन, मतलब ये H+ लूज करेगा। और अगर तो आप स्ट्रक्चर को देखते हो तो देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो हम यहां पर ऐसा कुछ बोल सकते हैं, हम यहां कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये कैसे होगा, ये होगा H+ और ये ब्रेक होगा Cl-, है ना। कितना H+ लूज कर रहा है आप बताइए, कितना H+ लूज कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही H+ आयन क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो ऐसे एसिड का बेसिसिटी कितना होना चाहिए बताइए, बेसिसिटी होना चाहिए 1, क्योंकि एक ही H+ लूज हो रहा है। और अगर एक ही H+ लूज हो रहा है तो मैंने आपको बताया था यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ H+ को तुमको देखना है। तो यहां पे H+ एक ही बार ट्रांसफर हो रहा है, लूज हो रहा है, तो मतलब इन फैक्टर भी इसका कितना आएगा, इसका इन फैक्टर भी आपका 1 ही आएगा। तो चलिए, मैंने HCl का पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने रखा। नेक्स्ट
क्वेश्चन होगा कंपाउंड के लिए जिसका नाम क्या है H2SO4। अगर आप H2SO4 को देखेंगे तो बताइए इसका बेसिसिटी कितना होगा। जल्दीबाजी मत करिएगा, आप सबसे पहले जो कंपाउंड दिया रहेगा उस कंपाउंड का अगर आप स्ट्रक्चर जानते हैं तभी आप उसका बेसिसिटी अच्छे से निकाल सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, मगर फिलहाल अभी देखिए यहाँ H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखो एक मेरा सल्फर है और इस सल्फर पर क्या ऑक्सीजन है नजर आ रहा है, और ऑक्सीजन के साथ अगर तुम बात करो तो यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ पर आपको पता है डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अगर आप कंपाउंड को डायरेक्ट लिखना चाहते हो देखिए ऐसे लिखते हैं ना आप H2SO4, देख रहे हैं ना। अगर यहाँ पे H2SO4 देख रहे हैं तो इस H2SO4 में ध्यान से देखिए, हम ये बोल सकते हैं कि सर बताइए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को ध्यान से देखिए, दो हाइड्रोजन को ध्यान से देखिए, आप क्या देखेंगे वो किससे अटैच है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से अटैच है, देखिए है ना अटैच। तो इसलिए मोर ऑक्सीजन से अटैच होने का ये मतलब हो गया, बताइए यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तोड़वा लेगा, क्यों, अपने पर नेगेटिव करेगा, अपने पॉजिटिव रखेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो ये क्या करेगा, H+ को निकलना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से अगर बात करें ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ऑक्सीजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए क्या करता है ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, H+ को रिलीज कर देता है, ठीक है। ये भी क्या H+ निकलेगा, यस सर, ये भी निकल सकता है। तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, आपको यहां पर ये नजर आ रहा है कि H+ आयन वही रिलीज होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो बताइए कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, इसलिए मैं यहां पर एक इक्वेशन लिखता हूं, क्या लिखता हूं, H2SO4 जब ये ब्रेक होता है तो क्या होगा, 2H+ रिलीज होगा क्योंकि दोनों ऑक्सीजन से अटैच है, SO4-2। तो बताइए कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, 2। तो इसका बेसिसिटी कितना होगा, इसका बेसिसिटी 2 होगा, एन फैक्टर भी कितना होगा, 2 ही होगा। बोलिए समझ में आया। बेसिसिटी अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हो। क्या करोगे, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास बाय में एन फैक्टर, आपको शायद पता होगा। मैं बहुत ही जल्दी इक्विवेलेंट वेट पर भी एक आपका वीडियोस बनाने वाला हूं, ओके। तो फिलहाल ध्यान रखना है, आपका फॉर्मूला क्या था मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास बाय में एन फैक्टर। मैं एन फैक्टर क्यों समझा रहा हूं, इसीलिए क्योंकि आप इक्विवेलेंट वेट भी निकालना सीख ले। बताइए अगर H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, बताइए H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, बताइए 98, एन फैक्टर कितना है 2, कितना होगा 49, इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए, है ना, क्लियर है। चलिए तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एन फैक्टर निकालना सीख रहे हैं अभी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट H3PO4, H3PO4 को अगर हम देखें तो आप बताइए H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। H3PO4 ज्यादा एग्जामिनेशन हॉल में अगर बात करेंगे तो H3PO4, H3PO3, H3PO2 इस सब का स्ट्रक्चर आपको देता है, मगर आप डायरेक्ट इसको देखिए कि ये कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो आप सोचेंगे कि 3 हाइड्रोजन 3 रिप्लेस हो जाएगा, आप सही हो, मगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में हम जज नहीं कर पाते, ओके। जैसे इसका H3PO4 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। इस फॉस्फोरिक एसिड में अगर तुम ध्यान से देखो, फॉस्फोरस, कभी भी आपको स्ट्रक्चर बनाने में कंफ्यूजन हो तो हमसे सीखिए कैसे। फॉस्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन को हमेशा रखिए डबल बॉन्ड के साथ, हमेशा। तो बताइए फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन साथ चला गया डबल बॉन्ड के साथ, बताइए कितने ऑक्सीजन बचा, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन बचा। अब 3 ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन बनाइए हाइड्रोजन के साथ, 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, मतलब वो तीनों हाइड्रोजन किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है। जी हाँ, अगर ये ऑक्सीजन से अटैच है ये बहुत ही जल्दी रिप्लेस हो जाएगा, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाला है। और इसी खासियत की वजह से मैं बोल सकता हूं H3PO4 जब आप ब्रेक करते हो तो 3H+ आयन रिलीज होता है और साथ ही साथ PO4- कितना 3B निकलता है। तो 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, तो 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो हम बोल सकते हैं उसका बेसिसिटी कितना होगा, बेसिसिटी उसका 3 होगा, एन फैक्टर भी 3 होगा, राइट, क्लियर हो रहा है। अच्छा H3PO4, अब देखिए H3PO3 होगा, एक्चुअली ये होगा H3PO3, ऐसे मानिए, ठीक है। H3PO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड बोल देंगे, या हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड बोल देंगे या फॉस्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। अब एक चीज बात बताओ मैंने आपको पहले क्या बताया, फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाइए डबल बॉन्ड, बताइए एक फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया, ओके।
अब बताइए कितने फास्फोरस बचा, 2 बचा, 2 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है सर, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, एक हाइड्रोजन क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 अटैच है, एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से है, इसलिए ये जल्दी रिमूव नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कौन निकलेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन ये निकलेगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, बट ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा। क्यों, इसलिए नहीं निकले क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, इसलिए ये ध्यान रखना ये रिमूवल क्या होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, जिसकी वजह से एसिडिटी शो नहीं करेगा। बस निकलने वाला कौन है, ये 2 हाइड्रोजन निकलेगा। तो H3PO3 के लिए अगर तुम बेसिसिटी निकालते हो तो वो 2 ही निकलता है। अगर इसका जनरल अगर हम लिखे, मॉलिक्यूल लिखे तो क्या लिखोगे, लिखोगे यहां पर सर H3, देखो यहां पर H3PO3, अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो 2H प्लस निकलेगा, कितना निकलेगा, 2H प्लस, और कितना HPO3 -2, मतलब हम ये बोल सकते हैं 2H प्लस निकलेगा, ये H नहीं निकलेगा, तो इसका रिप्लेस हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 ही हुआ, मतलब इन फैक्टर कितना हुआ उसका, 2 ही इन फैक्टर होगा। बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ये बात। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि उसका इन फैक्टर क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में अगर तुम देखिए H3PO2 को अगर ध्यान से देखना है तो बताइए, फिर वही बात, एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लीजिए। अब एक ही ऑक्सीजन बचा है, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन बनाइए और 2 हाइड्रोजन को देखिए, 2 हाइड्रोजन क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट फास्फोरस से अटैच होगा। जी हाँ सही बोल रहे हैं, देखिए ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, इजिली रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से एसिडिटी शो करेगा, और ये 2 हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये एसिडिटी शो नहीं करेगा क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव फास्फोरस से अटैच है। जी हाँ, तो फिर बताइए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या इसको बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, बताओ कितना हाइड्रोजन रिलीज करेगा, अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो बताइए हम ये बोल सकते हैं H3PO2 जब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एसिड की तरह शो करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो H प्लस और ये हो जाएगा H2PO2 माइनस, मतलब 2 हाइड्रोजन तो आपको देखने में लग रहा है मगर 2 हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। ओके, तो बताओ यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर जो आने वाला है बस एक ही होगा, इसका रिप्लेस हो रहा है, एन फैक्टर भी इसका 1 होगा, बेसिसिटी भी इसका 1 होगा। राइट, तो आपको ये बात समझ में आ रहा है। जैसे आप मान लीजिए एसिडिक एसिड दिया है, अब बच्चे क्या देखते हैं कि एसिडिक एसिड के कंसेप्ट में देखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में 4 है तो उसका बेसिसिटी 4 बता देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि वो किससे अटैच है, उसके स्ट्रक्चर्स को अगर देखें तो मैं बोल सकता हूं ये हाइड्रोजन जो आप 3 देख रहे हैं ये डायरेक्ट कार्बन से अटैच है। अगर कार्बन से अटैच है तो क्या बोलोगे, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन, तो ये अच्छे से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, मतलब इसके वजह से एसिड शो नहीं करेगा, बस सिर्फ और सिर्फ यही हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज होगा। इसलिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड में लिखते हैं CH3COOH, तो अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होता है CH3COO माइनस और क्या होगा H प्लस होगा। तो बताइए इसका कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, एक ही हो रहा, तो अगर एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो आप क्या बोलेंगे, इसका बेसिसिटी क्या होगा, 1 ही होगा। इसलिए किसी कंपाउंड में आप डायरेक्ट हाइड्रोजन को कंपाउंड के अंदर देखें और ऐसे मत समझे कि वो मेरा बेसिसिटी होगा, नहीं, आप ये देखें कि वो हाइड्रोजन किस एलिमेंट से अटैच है, उसका स्ट्रक्चर फाइंड करें, उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट बताएं, और आपको पढ़ते पढ़ते ये आपको रट जाएगा, आपको तो रिवीजन हो जाएगा, आप डायरेक्ट देखेंगे, आप डायरेक्ट अब बोलेंगे, है ना, सब कुछ अच्छा से आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड का देखिए कितने हाइड्रोजन यहाँ पर आपका है, 2 है, तो शायद आपको लगता होगा इसका बेसिसिटी 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। फॉर्मिक एसिड का अगर देखेंगे इसका देखिए H C डबल बॉन्ड O OH है ना, H C डबल बॉन्ड O OH, बस यही हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस हो सकता है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका बेसिसिटी होगा। तो अगर फॉर्मिक एसिड को अगर आप ब्रेक करते हैं तो आप बोल सकते हैं ये क्या होगा, एक H प्लस रिलीज होगा और एक मेरा HCOO माइनस वैसा का वैसा ही रहेगा, तो एक H प्लस रिलीज हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं इसका बेसिसिटी भी 1 होगा, एन फैक्टर भी 1 होगा। बोलिए समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट C2H2O4, ठीक है, इसका अगर देखते हैं तो इसका कंपाउंड कुछ ऐसा होगा, क्लियर, यहाँ पर क्या कार्बन आपको नजर आ रहा है, ओके, और यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, अब बाकी सब क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, ओके। तो देखिए बताइए कितने हाइड्रोजन होंगे, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो बताइए कितना होगा, 2, नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है कितना है, 2 इसका एन फैक्टर होगा। राइट, अब मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूं नाइट्रिक एसिड का।
आप नाइट्रिक एसिड का बताएं, नाइट्रिक एसिड का क्या होना चाहिए, आप ही खुद बोलेंगे। यस सही बोल रहे हो। इसका स्ट्रक्चर देखो, एक ही H है, एक ही H प्लस निकलेगा, एसिड है, और इसका एन फैक्टर भी कितना होगा, 1 ही होने वाला है। अब तो आपको सीख गए ना, आपको समझ में आ रहा है। H2CO3 का बताइए। जी हाँ सही बोल रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, है ना, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो क्या होगा, ये 2 ही एटम रिप्लेस होगा, और यहाँ पर बेसिसिटी भी कितना होगा, 2 ही होगा। अच्छा, अब मेरा ये क्वेश्चन है कि सर अगर हम SO2 को देखें, SO3 को देखें, CO2 को देखें, सर इसका एन फैक्टर क्या होगा, क्या ये एसिड नहीं है? आपसे सबसे बड़ा ये क्वेश्चन, क्या एसिड नहीं है? तो आप तो बोले थे सर जो H प्लस रिलीज करता है वही मेरा एसिड होता है। सर यहाँ तो H प्लस है ही नहीं, यहाँ भी H प्लस है ही नहीं, यहाँ भी एसिड H प्लस नहीं है। तो कोई भी एसिड कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा H प्लस ही देगा, कोई भी एसिड कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा H प्लस देगा। आपको पता है ये नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, एसिड होता है, और मेटल का ऑक्साइड हमेशा बेस होता है। तो आपको शायद ये बात पता है कि नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा एसिड होता है, मगर इसमें तो H प्लस नहीं है, तो इन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो टेंशन मत लीजिए, कभी भी चेक करने का तरीका है, तो आप चेक करिए, आप इसको पानी में डालिए, आप इसको पानी में डालिए, तो ध्यान रखना नॉन मेटल का एसिड को अगर आप पानी में डालेंगे, देखिए डायरेक्ट पानी में डालिए, तो पानी में डालने के बाद क्या बनता है, आप देखिए तो क्या बनता है, H2SO3, H2SO3। बताइए ये एसिड है? हाँ सर ये एसिड है, तभी तो क्या हो रहा है, नजर आ रहा है आपको ना, देखिए H2SO3। बताइए कितने H प्लस रिलीज होगा, 2H प्लस रिलीज होगा। तो बताइए इसका एन फैक्टर कितना होने वाला है, 2, है ना। मजेदार बात, मजेदार वाली बात है ना। आपको लगता था कि सर इस एसिड का एन फैक्टर हम कैसे निकाले, तो ये एक अच्छा ट्रिक है, आप उसको फट से पानी में डालें, पानी में डालने के बाद एसिड बनाइए, और एसिड निकाल के अभी पता करिए कितना H प्लस आयन वो रिलीज कर सकता है, और जितना H प्लस आयन रिलीज करेगा वही मेरा एन फैक्टर कहलाएगा, राइट। ठीक है, अब देखिए इसको भी पानी में डालिए। अब जैसे इसको पानी में डालिएगा तो क्या होगा बताइए, H2SO4, H2SO4, है ना, अभी भी तो आप पढ़े हैं ना, H2SO4। अब देखिए H2SO4 अगर आप करेंगे तो बताइए इसका एन फैक्टर 2H प्लस आयन रिलीज करेगा। अगर 2H प्लस आयन रिलीज करेगा तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा, इसका बेसिसिटी भी 2 आएगा। ओके, CO2 को जब आप पानी में डालोगे तो बताओ क्या बनने वाला है, H2CO3, ये भी क्या करेगा, 2H प्लस आयन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका भी एन फैक्टर 2 आएगा। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चंस कि सर इसका क्या होना चाहिए था। आप लोगों के सामने मैंने ये भी शेयर किया कि अगर मान लो कोई मेरा H प्लस आयन नहीं होगा तब भी हम उसका एसिड का एन फैक्टर निकाल सकते हैं, मतलब उसका बेसिसिटी भी बात कर सकते हैं, है ना, मतलब उसका एन फैक्टर आप निकाल सकते हो। अच्छा नेक्स्ट अगर बात करते हैं, आपसे पहला क्वेश्चन है, बताइए H3BO3 बोरिक एसिड, नाम से पता चल रहा है बोरिक एसिड। बताइए इस बोरिक एसिड का एक एक्सेप्शन बात है। एक्सेप्शन क्या है, जब तक अभी मैंने आपको बताया है कि वही H प्लस आयन रिलीज कर सकता है जो मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, उसका एक्सेप्शन ये है। वो क्या, आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में देखिए BH3BO3 मतलब हो गया, इसको मैं शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकता हूं, BOH थ्राइस। देखिए H3BO3, तो मतलब ये कितने OH है, 3 OH है। क्या ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, क्या ये तीनों हाइड्रोजन रिलीज करेगा, नहीं हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। सर आप तो बताया था H प्लस रिलीज करता है, सही है, H प्लस रिलीज कर सकता है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, यही तो एक्सेप्शन है इसका एक अलग प्रॉपर्टी होता है। वो क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ये है कि BOH3 में बोरिक एसिड है, और ये देख रहे हो ना इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड 5 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी स्पीसीज होता है। कितना होता है, डिफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत ही कम है, और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैं लिख देता हूं यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल एटम। ओके, बात समझ में आया। और इसी की वजह से जब आप पानी में डालते हो तो मैं यहां पर लिखता हूं, जब OH इसको जब तुम पानी में डालते हो, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी स्पीसीज होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये एसिड की तरह बिहेव करता है। जैसे आप पानी में डालेंगे तो पानी में डालने का मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये क्या करता है, ये H प्लस एंड OH माइनस में टूटेगा, ये OH माइनस इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देता है। जैसे ये OH माइनस इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल देगा तो आप क्या पर देखेंगे, BOH कितना था पहले, 3 था, अब 4 हो गया,
और उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और क्या रिलीज कर देगा, वाटर के अंदर में एक H+ रिलीज कर देगा, और एक ही H+ रिलीज होने की वजह से इसका n फैक्टर होता है भाई 1। इसका n फैक्टर होता है कितना, 1। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको BOH3 मतलब H3BO3 बोरिक एसिड का आप देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन यहां पर है, तो n फैक्टर आप 3 लिख दीजिएगा या उसका बेसिसिटी 3 लीजिएगा, गलत हो जाएगा ये चीज, ठीक है, ये कंसेप्ट आपका गलत है। तो इसीलिए मैं आप क्या बोल रहा हूं कि ध्यान से समझिए, BOH3 क्या करता है, वाटर से क्या करता है, H+ आयन OH- एक्सेप्ट कर लेता है और सॉल्यूशन के अंदर में क्या करता है, H+ आयन रिलीज कर देता है। तो वाटर से OH- लेना और H+ रिलीज करना, तो एक ही H+ आयन रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसका n फैक्टर या बेसिसिटी कितना होता है, इसका 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों के साथ क्या किया, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड को सामने रखा, आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। क्लियर, चलो बाय।